रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक गाड़ी अपनी तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। गाड़ी में कुल 4 लड़कियां बैठी थीं जो दिल्ली से शिमला जा रही थीं। देखने से ही वो काफी मॉडर्न लग रही थी। ओ ये थोड़ा धीरे चला यार, मारेगी क्या? निशा गुस्से में बोली। नहीं नहीं भगा यार, वैसे भी ऐसे गाड़ी भगाने के मौके कम ही मिलते हैं। तू भगा, तेरी ये जान तेरे साथ है बिल्कुल, बिंदास होकर भगा तू। सोनाली ने हंसते हुए कहा। इतना जान जान करेगी तो 377 लगवा लें और इसके बंदे से इसका ब्रेकअप करवा के ब्याह कर ले इससे, निशा ने झुंझलाकर कहा। उसकी बात सुनकर कोमल ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। इन सब बातों से बेखबर रंगोली आराम से निशा की साथ वाली सीट पर सो रही थी। अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई कि कोमल ने अचानक एक जोरदार ब्रेक मारी, जिससे गाड़ी एक झटके से रुक गई। इतनी तेज ब्रेक से सबका संतुलन बिगड़ गया। वो ये पागल है क्या? देखकर चला ना कमीनी, कहीं की निशा फिर गुस्से में कोमल को बोलने लगी। इतनी तेज ब्रेक से रंगोली भी उठ गई थी और जितनी गालियां वो एक सांस में दे सकती थी सब दे दी। अबे चुप कर और सामने देख, सोनाली ने कहा। सामने एक लड़की काले लिबास में सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर उन लोगों की तरफ ही देख रही थी। ये देखकर उन लोगों की हवा टाइट हो गई थी और एक दूसरे के मुंह देखने लगी। फिर भी हिम्मत करके सोनाली और कोमल बाहर निकली। वो लड़की मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये क्या तरीका है, पागल वागल हो क्या? सड़क के बीच में ऐसे कौन खड़ा होता है? दिमाग जगह पर है या नहीं? सोनाली ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। माफ करना प्लीज, पर वो मेरी कार खराब है गई और लिफ्ट के लिए मेन रोड क्रॉस कर रही थी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आप लोगों की रफ्तार इतनी तेज होगी, उस लड़की ने कहा। अब कोमल और सोनाली एक दूसरे के मुंह देखने लगी, पर दिल्ली की लड़कियां जल्दी से अपनी गलती कहां मानती हैं। इसलिए कोमल ने कहा, तो क्या हुआ? रात को इतनी देर हम क्यों धीरे चलाए? यहां कौन सा जाम लगा है? और वैसे भी ये कौन सा वक्त है इस हाईवे पर अकेले होने का? मैं यहीं पास की रहने वाली हूं, यहीं पास में मेरा घर है। वो आज मेरी सहेली के घर एक पार्टी थी, वहीं से लौटते हुए मेरी कार खराब है गई। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे तो प्लीज हेल्प मी, उस लड़की ने कहा। ठीक है, लिफ्ट तो ठीक, हम तुम्हें दे देंगे, पर तुम्हारा घर है कितनी दूर और तुम्हारा नाम क्या है? अब सोनाली ने थोड़ी दरियादिली दिखाते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हाँ का मतलब है कोमल की हाँ और कोमल की हाँ का मतलब सबकी हाँ। मेरा नाम तांत्रिका है और बस यही शिमला लगते ही मेरा घर है, उस लड़की ने कहा। अच्छा ठीक है, अब चलो यहां टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और तीनों जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही एक अजीब सी बदबू गाड़ी में आने लगती है, पर किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। न ही किसी ने इस बात का ध्यान दिया कि तांत्रिका के पास कोई गाड़ी नहीं थी। उनके निकलते ही एक साया गाड़ी की पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। रंगोली को उसका आना बड़ा अजीब लगता है और वो तांत्रिका के पैर देख रही थी और निशा का तो पहले ही मुंह बन गया था। चिंता मत कीजिए, मैं कोई डायन या चुड़ैल नहीं है, तांत्रिका ने रंगोली की हरकत देखते हुए कहा। ही नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, रंगोली ने झेपते हुए कहा। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद तांत्रिका ने गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने रुकवाई। हवेली काफी आलिशान और खूबसूरत थी, जिसे देखकर चारों के होश उड़ गए। अब 5 लड़कियां गाड़ी से बाहर आईं। लीजिए, यही है मेरा गरीब खाना, तांत्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ फक, अगर यह गरीब खाना है तो अमीर खाना कैसा होगा? कोमल के मुंह से हैरानी के बोल निकल पड़े। आप लोग चाहो तो यहां रह सकते हो, वैसे भी मैं यहां अकेले ही रहती हूं, तांत्रिका ने कहा। क्यों, तुम्हारे घर वाले कहां हैं? सोनाली ने पूछा। वो पिछले साल एक कार दुर्घटना में नहीं रहे, पर आप चिंता मत कीजिए, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तांत्रिका ने उदास होकर कहा। अब चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। फिर भी सोनाली ने कहा कि हमें 2 मिनट का टाइम दो, और चारों साइड में जाकर आपस में बात करने लगी। इस बात से बेखबर की 2 लाल आंखें झाड़ियों में से उनकी तरफ ही देख रही हैं। क्या करें यार, ऑफर तो सही है, कोमल ने कहा। भाई मुझे तो ये लड़की अजीब लग रही है,
मतलब जस्ट थिंक यार, अभी थोड़ी देर पहले हमसे मिली है और अब अपने घर में जगह देने तो तैयार है। रंगोली ने कहा, अब तू चुप कर, कभी खुद को भी देख ले, बकवास ना कर। हो सकता है हमने उसकी हेल्प की, इसलिए वो हमें यहां रुकने दे रही हो। निशा ने रंगोली को डांटते हुए कहा, पर किसी अनजान पर ऐसे भरोसा करना ठीक रहेगा क्या? वैसे भी वो यहां अकेले रहती है और अकेले रहने वाली लड़की का क्या किसी अनजान लड़कियों के उसके घर रुकने देने के ऑफर अजीब नहीं लगता? सोनाली ने कहा, यार पागल है क्या? अबे तू ही लगती होगी चोर, हम तो भरोसे लायक हैं लगते हैं। और यार देखो, हम भी कौन सा अपने साथ जायदाद लेकर चल रही है जो वो हमसे लूट लेगी। और सोचो, जरा यहां रहने से हमारा होटल और खाने पीने के पैसे बच जाएंगे, और ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा शॉपिंग, जेब में रहेगा ज्यादा कैश और हमारी होगी ऐश। निशा ने खुश होते हुए कहा। उसके इस तर्क के आगे चारों ने खुशी खुशी हामी भर दी और अपना सामान निकालने लगी। ये देखकर तांत्रिका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। हवेली में पहुंचकर तांत्रिका ने सबको उनका कमरा दिखाया और खुद भी अपने कमरे में चली गई। रात के 3 बजे कोई नीचे तहखाने में एक हवन वेदी के सामने बैठा कोई मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, और सामने शैतान की एक बड़ी मूर्ति थी जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और बाहर की तरफ निकली जुबान पर खून लगा हुआ था। पास ही एक मुर्गे का सर पड़ा था। एक साया उड़ता हुआ यहां से वहां भटक रहा था और अपनी जीभ से जमीन पर पड़े खून को चाट रहा था। ले आई हूं मैं उन चारों को यहां, अब पूरा होगा हमारा बदला, अब मिलेगी हमें शांति। अब हम अपने शैतान को चढ़ाएंगे ताजा गर्म खून और नरम इंसानी मांस। हाँ हाँ हाँ, तांत्रिका की आवाज पूरे तहखाने में गूंज उठी। इन सब से बेखबर वो चारों आराम से सो रही थी, जिन वो अपने फायदे के सौदा मान रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी सौदा है। अगला दिन बिल्कुल सामान्य गुजरा। सबने मिलकर खूब मस्ती की और शिमला की हसीन वादियों में घूमे। पर किसे पता था कि रात होते होते मौत का गहरा साया छाने लगेगा। पर इन सबसे अनजान वो चारों अपनी ही मौज में ही थी। रात के 9 बजे तांत्रिका ने सबको खाने के टेबल पर बुलाया और चारों खुशी खुशी टेबल पर आ गईं। कोमल, यार ये सब तुमने अकेले बनाया है, कमाल है सोनाली। हाँ यार, देखने में तो खाना बहुत ही लजीज लग रहा है। भूख बढ़ा दी तुमने। और फिर साथ में बातें करते हुए खाना खत्म करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दिन भर के थके हुए होने के कारण उन सबको जल्दी ही नींद आ जाती है। रात के 12 कोमल के कमरे में एक साया अपनी लाल लाल आंखें लिए उस पर नजर गड़ाए बैठा है। कोमल करवट बदलती है तो उसे साये की लाल आंखें दिखती है और डर की एक लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है। वो वापस पीछे देखती है, पर पीछे कोई नहीं होता। अपने स्वभाव से निडर और जिद्दी होने के कारण वो बिस्तर पर ही बैठकर अंधेरे में यहां वहां देखने की कोशिश करने लगती है, पर न ही तो उसे कुछ साफ साफ नजर आता है और न ही कुछ कमरे में उसे कुछ महसूस होता है। सब कुछ शांत होता है। अपने मन का वहम मानकर वो वापस लेटने को ही होती है कि अचानक खिड़की एक तेज आवाज के साथ खुल जाती है। उसे खिड़की के पास वही साया नजर आता है। अब कोमल सच में डर जाती है। उसे पहाड़ी इलाकों की सभी भूतिया कहानियां याद आ जाती हैं। वो डा के मारे लेटकर कसकर चादर अपने मुंह पर ओढ़ लेती है, पर इससे उसका डर कम नहीं होता, क्योंकि कमरे में वही अजीब सी बदबू फैलने लगती है जो तांत्रिका के बड़ी में बैठते वक्त आई थी। पूरे कमरे की चीजें उड़कर यहां वहां बिखर रही थी। कोमल की हालत चादर में खराब हो रही थी। उसे अपने ऊपर भारीपन महसूस होता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ बोलते हुए बहुत हिम्मत करके वो धीरे धीरे चादर हटाती है। बाहर सब शांत होता है। कोमल धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वो जल्दी जल्दी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। खिड़की से एक साया धीरे धीरे हवा के साथ कमरे में प्रवेश कर रहा था और साथ ही वही आंधी और मनहूस सी बदबू आने लगती है। तेजी से वो साया कोमल के पास आने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, पर उसकी आवाज कमरे में ही गूंज के रह जाती है। वो साया तेजी से कोमल के आगे पीछे घूमने लगता है और बदले का स्वर कमरे में गूंजने लगता है। अचानक वो साया कोमल के सामने रुक जाता है और कोमल के मुंह से
हर ओर असमंजस से निकलता है। तुम तो मर गए थे। नहीं, यह नहीं हो सकता। इतना सुनते ही साया भयानक तरीके से हंसने लगता है और एक झटके से कोमल के शरीर में घुस जाता है। कोमल वही बेहोश हो जाती है और कमरे की सभी चीजें वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। खिड़की अपने आप बंद हो जाती है। कोमल का बेहोश शरीर खुद ही उड़कर बिस्तर पर आ जाती है। अगले दिन निशा कोमल के कमरे में उसे उठाने आती है, पर कोमल बेसुध सी बिस्तर पर पड़ी रहती है। एक ही रात में कोमल की आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं शरीर, ऐसा जैसे किसी ने सारा खून चूस लिया हो। उसकी हालत देखकर निशा घबरा जाती है और सोनाली और रंगोली को बुला लाती है। तीनों मिलकर कोमल को उठाने की कोशिश करते हैं, पर नतीजा शून्य निकलता है। सोनाली, यार ये कल तक तो ठीक थी, अचानक इसे क्या है गया? मुझे डर लग रहा है। रंगोली, डरने से क्या होगा? यहां पास में से किसी डॉक्टर के बुला लाते हैं, क्या पता कमजोरी आ गई हो। इतना बोलकर सोनाली और रंगोली पास की मार्केट में डॉक्टर के बुलाने जाती है। हवेली से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें एक डॉक्टर की क्लिनिक मिल जाती है। सोनाली, हेलो सर, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? असल में हमारी एक सहेली की तबीयत ठीक नहीं है और वो यहां आ नहीं सकती। उसे बहुत कमजोरी है और वो आंखें भी नहीं खोल पा रही। प्लीज आप हमारे साथ चल लीजिए। डॉक्टर, अरे इसमें प्लीज की क्या बात है? हम तो हैं ही। मरीज की सेवा के लिए बताइए कहां चलना है? डॉक्टर ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। रंगोली, जी, वो पहाड़ी के पीछे वाली हवेली में। हवेली का नाम सुनते ही डॉक्टर के चेहरे के रंग उड़ गया। डॉक्टर लगभग चिल्लाते हुए, दिमाग ठीक है आप लोगों का या नहीं? जानते भी उस हवेली के बारे में जो सुबह सुबह उस मनहूस जगह का नाम ले रही हूं। चलो निकलो यहां से अभी के अभी। हे भगवान, कहां कहां से आ जाते हैं पता नहीं। सोनाली, ये क्या तरीका है बात करने का? एक डॉक्टर होकर कोई अपने मरीज से इस तरह बात करता है? डॉक्टर, हाँ, इस तरह ही बात करूंगा मैं। अरे डॉक्टर हूं तो क्या हुआ, जान तो मुझे भी प्यारी है। अपनी सोनाली ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर रंगोली ने उसे चुप कराकर बाहर ले आई। रंगोली, यार बेहस मत कर, कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं कितना बदतमीज आदमी है, कोई पागल ही लगता है। और तू इस छोटी सी जगह से उम्मीद भी क्या कर सकती है? सही कह रहा है वो, पागल तुम लोग हो। वो नहीं, पीछे से एक बुजुर्ग की धीरे लेकिन भारी आवाज आई। सोनाली, एक और आए। एक तो वैसे ही दिमाग काम नहीं कर रहा, ऊपर से ये लोग बेकार की बात कर रहे हैं। बुजुर्ग, बेकार की तो तुम लोग कर रहे हो, जिस मनहूस जगह का तुम नाम ले रही हो। जानते भी हो तुम की हवेली नहीं, शैतान का गढ़ है वो। रंगोली, यार अंकल प्लीज माफ कर दो, हम वैसे ही परेशान हैं। अब और नहीं। बुजुर्ग शांत होते हुए, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला बेटा? पर तुम एक दिन मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगी जब वो अपनी असलियत दिखाएगी। सोनाली, कौन किसकी बात कर रहे हो आप? अंकल? बुजुर्ग? तांत्रिका? रंगोली गलत मतलब निकालते हुए, ये क्या कह रहे हो आप? हम पिछले 3 दिनों से उसके साथ ही रह रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिखाया उसने। बुजुर्ग, क्या तुम लोग तांत्रिका के साथ रहे हो? नहीं, ये नहीं है सकता। सोनाली, क्यों बुजुर्ग? क्योंकि तांत्रिका मर चुकी है। रंगोली, अब ये क्या बकवास है यार, तू चल प्लीज। सोना, ये अंकल ना और ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हैं। और अंकल आप ऐसे कैसे किसी के लिए कैसे कह सकते हो? वो बंदी जिंदा है, हमारे साथ ही रहती है। बुजुर्ग, गलत नहीं कह रहा मैं, और दुनिया के कोई बाप अपनी बेटी के जीते जी उसे मरा नहीं कह सकता, समझी तुम? इस बार बुजुर्ग की आवाज के दर्द को रंगोली ने भी महसूस किया। रंगोली, सॉरी अंकल, पर हम सच कह रहे हैं, तांत्रिका जिंदा है और हम उसके साथ उसकी हवेली में ही रह रहे हैं। बुजुर्ग, ऐसा है तो तुम लोग खुशकिस्मत हो जो तांत्रिका के चंगुल से जिंदा वापस आई हो। आज तक कोई वहां से जिंदा नहीं आया, यहां तक कि मेरी पत्नी भी नहीं। और इतना कहते ही वो बुजुर्ग रोने लगा। सोनाली हैरान होते हुए, आपकी पत्नी भी नहीं? मतलब आपकी पत्नी तांत्रिका की मां हुई ना? बुजुर्ग, नहीं बेटा, वो मेरी पत्नी थी पर तांत्रिका की मां नहीं। ये लंबी कहानी है बेटा। खैर छोड़ो, तुम लोग जिंदा हो, अच्छी बात है। अब तुम लोग जाओ और वापस मत आना। रंगोली, हम नहीं जा सकते,
क्योंकि हमारे दो दोस्त अभी भी हवेली में ही हैं। बुजुर्ग, ये क्या कह रही हो? भाग जाओ, तुम दोनों ही भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो अब तक वो तांत्रिका का शिकार हो गई होंगी। सोनाली, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो जिंदा है और ठीक है। मेरा मन जानता है। हम अभी जा रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। इतना बोलते ही सोनाली गाड़ी की तरफ चली जाती है। उसके पीछे पीछे रंगोली भी भागती है और फिर दोनों तेज रफ्तार में गाड़ी हवेली की तरफ भगाती है। रंगोली, अगर उन अंकल की बात सच हुई तो? सोनाली, देख, अभी मुझसे कुछ मत पूछ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर दोनों के बीच एक खामोशी छा जाती है। लगभग 15-20 मिनट बाद हवेली पहुंचते हैं, पर हवेली का पूरा नक्शा ही बदला हुआ होता है। डरते डरते दोनों अंदर कदम रखते हैं, पर थोड़ी देर पहले तक शानदार हवेली की हालत अब बिल्कुल भयानक हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही चारों तरफ खून ही खून होता है। इतना खून देखकर रंगोली और सोनाली की हालत खराब है जाती है। फिर भी वो अपने दोस्तों के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे की तरफ बढ़ती है और उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर कोमल को रखा था। पर कमरे में कोई नहीं होता। अब उस बुजुर्ग की बातों पर दोनों को यकीन होने लगता है। वो सारा घर ढूंढ लेती है, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। सोनाली अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी हालत देख रंगोली का भी सब्र जवाब देने लगता है, पर वो सोनाली को उठा के बाहर ले आती है। सोनाली, हे भगवान, ये क्या है गया? कहां चली गई वो दोनों? और अब हम क्या करेंगे? वो अंकल सही कह रहे थे रंगोली। अरे हाँ, वो अंकल, सोना, वो अंकल। चल उठ, जल्दी हमें उनके पास जाना होगा, वही हमें कुछ बता पाएंगे। सोनाली को रंगोली की बातों से थोड़ी उम्मीद बंधती है और वो दोनों वापस गाड़ी में बैठकर उसी जगह जाते हैं, पर अब वो बुजुर्ग नहीं होते। सोनाली, अब कहां ढूंढे उन्हें? चल कहीं पूछते हैं, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। दोनों आसपास पूछती हैं। एक दुकानदार से उन्हें उस बुजुर्ग का पता चल जाता है और वो पैदल ही उसके घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो उस बुजुर्ग के घर के सामने होती है और दरवाजा खटकाने वाली होती है कि दरवाजा खुद ही खुल जाता है। दोनों भय से एक दूसरे के देखने लगती है। आ जाओ बेटा, मुझे पता था कि तुम लोग आओगी, बुजुर्ग ने बैठते हुए कहा। सोनाली, बाबा, वो हमारी दोनों सहेलियां नहीं है वहां पर? कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो? हमें उन तक पहुंचा दो बाबा। हम हाथ जोड़ते हैं बुजुर्ग, उन तक पहुंचना अब इतना आसान नहीं है। अब वो तांत्रिका के चंगुल में है और वहां से आज तक कोई बचकर नहीं आया। पर मैं हैरान हूं कि उसने तुम दोनों के कैसे छोड़ दिया और अब तक उसने तुम्हारी दोनों दोस्तों को जिंदा रखा है। रंगोली, पर आपको यह सब कैसे पता बाबा? और तांत्रिका वो मरी कैसे, जबकि हमने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। मेरा नाम चौधरी अमरनाथ है और वो हवेली मेरी ही थी। मैं वहां अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। हंसी खुशी दिन बीत रहे थे कि एक दिन अचानक बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई। मेरी पत्नी पार्वती तीसरी मंजिल से कपड़े लेने के लिए भागी, पर वापसी में आते वक्त तक वो पूरी भीग चुकी थी और नीचे उतरते वक्त अचानक सीढ़ियों से पैर फिसलने से वो सीधा नीचे आकर गिर गई। घर में उस वक्त बस मेरे दोनों बच्चे थे घर पर। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर उन्होंने मुझसे बात करने की बहुत कोशिश, पर तेज बारिश की वजह से सभी फोन लाइन बंद थी। हवेली के आसपास भी ज्यादा घर नहीं थे। जब मैं घर आया तब तांत्रिका मेरे छोटे बेटे तमस को खुद से चिपकाए एकटक अपनी मां की लाश को देख रही थी। मैंने आने में बहुत देर कर दी थी। मेरी पत्नी तब तक मर चुकी थी और शायद मर गया मेरे बच्चों का बचपन भी। पार्वती का क्रियाकर्म हमने किसी तरह निपटाया और उसके 2 महीने बाद ही मैंने दूसरी शादी कर ली, सिर्फ अपने लिए। मेरे बच्चे इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, पर मेरी दूसरी पत्नी शांति तांत्रिका और तमस को बहुत प्यार करती थी। पर मेरे वो दोनों उसके लिए कभी मां जैसी भावना नहीं रखते थे। साल बीतते गए और अब तांत्रिका बड़ी हो गई थी, साथ ही उनसे काला जादू भी सीख लिया था। कहां से और कैसे ये मैं नहीं जानता, पर वो मौत पर अपना काबू पाना चाहती थी। हमने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं मानी और एक दिन उसने शैतान को बलि दे ही दी, शादी की बलि।
इतना कहते हैं वो बुजुर्ग जोर जोर से रोने लगे। रंगोली ने उन्हें पानी दिया और शांत करवाया। अब बुजुर्ग ने आगे कहना शुरू किया। शांति की मौत के बाद मैंने वो हवेली छोड़ दी। उस वक्त मेरा बेटा तमस दिल्ली के ही कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने उसे सब बताया तो वो यहाँ पर आया, पर मुझसे मिलने नहीं। वो तांत्रिका के पास गया और वहीं से वापस दिल्ली चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा और इसलिए मैं उसके कॉलेज गया, पर उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया था। मुझे बहुत दुख हुआ। जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि तांत्रिका ने शैतान को अपनी बलि चढ़ा दी थी। नौकरानी को उसकी गर्दन कटी लाश हवेली में ही मिली, पर वो बहुत डर गई थी, इसलिए उस्त्र मुझे सूचना दी। जब मैं हवेली पहुंचा तब वहां की लाश नहीं थी। मैंने बहुत खोजा, पर मुझे कोई लाश नहीं मिली। वैसे भी तांत्रिका से किसी को कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने उसकी मौत को उसके कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लिया था। एक साथ इतने दुख से मेरा मन लहूलुहान हो चुका था। मुझे लगा था कि तांत्रिका के साथ काले जादू का भी अंत है गया, पर यह तो एक शुरुआत थी मौत की। तांत्रिका की मौत के बाद हर रात किसी न किसी की भयानक तरीके से मौत होने लगी। लाशों की हालत ऐसी जैसे किसी राक्षस ने नोच नोच के खाया हो। धीरे धीरे लोगों ने वहां से अपना ठिकाना बदल लिया और वो जगह शापित कहलाने लगी। जब भी कोई अनजान मुसाफिर भूले भटके वहां जाता, तांत्रिका उसे अपना शिकार बना लेती। हवेली के बाहर जब इंसानी मांस के अध खाए टुकड़े और खून मिलता, तब तब लोगों में खौफ बढ़ जाता। इस बीच दिल्ली से खबर आई कि तमस की एक मौत हो गई है। किसी ने जोरदार हथियार से उसको मार दिया है और उसका पर्स घड़ी भी लूट ली है। पुलिस के अनुसार उसका खून लूटमार के चक्कर में हुआ था। अब मेरा इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं बचा है, इसलिए मैं यहाँ पर भीड़ से दूर रहता हूँ। सोनाली, पर आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता कि कोमल और निशा सही सलामत है। बुजुर्ग, हवेली छोड़ने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह महादेव की शरण में समर्पित कर दिया। शायद इसलिए मैं वो देख सकता हूँ जो आम लोगों के बस से बाहर है। पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब तक तांत्रिका ने उन्हें जिंदा रखा क्यों है और क्या वजह है इसके पीछे। जब तक हमें वो वजह पता नहीं चलेगी, तब तक हम उन दोनों का को नहीं बचा सकते। सोनाली, बाबा शायद हम वजह जानते हैं। बुजुर्ग, क्या ये कह रही हो? अगर तुम जानती है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सोनाली, बाबा मैं सब बताऊंगी, पर क्या हम पहले दमस की कोई जवानी की तस्वीर देख सकते हैं? बुजुर्ग, हाँ हाँ, रुको तुम, मैं लाता हूं। और फिर वो एक पुराने से संदूक से एक लिफाफा निकाल कर लाते हैं। जैसे ही वो तमस की तस्वीर सोनाली और रंगोली का दिखाते हैं, दोनों एक दूसरे को डर से देखने लगती हैं। बुजुर्ग, क्या हुआ बेटा? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? रंगोली, बाबा हमें माफ कर दीजिएगा। आपके बेटे का खून हमने किया था और हमने ही उसको लूट मार की शक्ल देने के लिए उसकी घड़ी और पर्स गायब कर दिया था। बुजुर्ग चौंकते हुए, क्या ये कह रही हो तुमने मेरे बेटे का खून किया था और यहां मुझसे मदद मांगने आई हो? निकल जाओ अभी के अभी यहां से। बेशर्म लड़कियों, मेरे फूल से बेटे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने उसकी जान ले ली? अच्छा हुआ जो तांत्रिका ने तुम्हारी सहेलियों को गायब कर दिया। मार देगी वो तड़पा तड़पा के मारेगी तुम सबको। सोनाली, देखिए, आप हमारी बात सुनिए। हमने आपके बेटे को जानकर नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। आप प्लीज हमारी बात सुनिए। और इतना कहते कहते सोनाली उस बुजुर्ग के पैरों में गिर गई तो बुजुर्ग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बुजुर्ग, मुझे पूरी बात बताओ और सच सच। सोनाली और रंगोली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोनाली कहना शुरू करती है कि तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। तीनों एक दूसरे को देखने लगती है। लगता है वो नहीं चाहती कि उसकी कहानी मुझे पता चले, पर तुम डरो मत, यहां पर महादेव के निवास है, वो यहां तक नहीं आ सकती। तुम बिना डरे अपनी बात बताओ। बुजुर्ग ने कुछ सोचते हुए कहा। हम चारों, मतलब मैं, निशा, रंगोली और कोमल, हम सब बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमारा पहला ही साल था और कुछ दिनों बाद हमारे ही बैच में तमस का भी एडमिशन हुआ। पहले दिन से ही उसका झुकाव कोमल की तरफ था। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने से
कोमल के आगे पीछे घूमता था और कोमल भी उसे एक दोस्त की तरह समझती थी। पर एक दिन उसने कोमल से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कोमल ने उसे साफ तौर पर मना कर दिया था, पर वो नहीं माना। एक रात हम तीनों ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, पर कोमल किसी वजह से हमारे साथ नहीं आई थी। वो घर पर अकेले ही थी। सब ठीक था, पर पता नहीं कैसे वहां बमस आ गया और कोमल से अपने प्यार को मानने के लिए जबरदस्ती करने लगा। वो बहुत घबरा गई थी। किसी तरह उसने हमें फोन करके बुला लिया। जब हम घर पहुंचे तब तमस जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था और कोमल कमरे में बंद थी। हमने तमस को खींच के दूर धकेला और कोमल को आवाज दी। रंगोली ने एक थप्पड़ तमस के मारा। हमने उसे पुलिस की भी धमकी दी, पर वो नहीं माना। उसने शराब पी रखी थी, इसलिए वो हमारे काबू से बिल्कुल बाहर था। फिर निशा ने किसी चीज से उसके सर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। हम चारों ने उसे दूसरे कमरे में लिटा दिया, क्योंकि उसे कुछ हो जाता तो हम फंस जाते। अगले दिन हमारे उठने से पहले ही वो जा चुका था। कॉलेज में जब वो हमें मिला तो उसने हमसे माफी मांगी। हमने भी थोड़ी नाराजगी के बाद उसे माफ कर दिया। अब तक वो बहुत बदल चुका था। अब हम भी उस पर भरोसा करने लगे थे, पर वो सुधरने का बस नाटक कर रहा था। एक दिन उनसे सिर्फ कोमल को अकेले में बुलाया। उसका कहना था कि वो कोमल को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता है। कोमल उससे मिलने गई, पर वो रंगोली का ये बात बता के गई थी, लेकिन इस बेवकूफ ने हमें नहीं बताया। रास्ते में तमस ने गाड़ी सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। कोमल के चिल्लाने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अच्छा हुआ था कि कोमल ने अपनी लोकेशन हमें भेज दी थी। वो कोमल को एक खाली घर में लेकर गया, पर कोमल किसी तरह उससे बच के भाग गई। रास्ते में ही उसे हम मिल गए थे, पर अपनी हार से बौखलाया। तमस हमारे पीछे एक धारदार चाकू लेकर भागा। उसने जल्दी ही निशा का पकड़ लिया था। खून सवार था उसके सर पर। हमें कुछ समझ नहीं आया। छीनाच पट्टी में मुझसे वो चाकू तमस के पेट में लग गया। वो जिंदा था, पर बाबा हम बहुत डर गए थे और डर से ज्यादा नफरत हम पर सवार थी। मैंने अंधाधुंध वार उसके पेट में कर दिया और तमस मर गया। उसने मरते मरते कहा था कि वो वापस आएगा। तमस की मौत के बाद हमें समझ आया कि हमसे कितनी बड़ी गलती गई है। इसलिए हम लोगों ने तमस का पर्स और घड़ी गायब कर दिया, ताकि ये चोरी का मामला लगे। उसका फोन भी हमने ही गायब किया था। जब तक पुलिस के तमस की लाश मिली, तब तक उसको जंगली जानवरों ने बुरी तरह से खराब कर दिया था। हम साफ बच चुके थे, इसलिए हम भी इस बात को भूल गए। हम नहीं जानते थे कि हमारा अतीत इस तरह हमारे सामने आएगा। सोनाली ने अपनी बात खत्म की। बुजुर्ग, देखो बेटा, गलती तो तुमसे हुई है, पर तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती। अब समझा क्यों उसने कोमल को नहीं मारा। असल में मेरा बेटा भी तांत्रिका की ही नक्शे एकदम पर चल रहा था। वो कोमल को अमावस्या की रात मारकर हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता था, साथ ही अपने शैतान को खुश करना भी। और अभी भी अमावस्या में 2 दिन बाकी है। अब कोमल और निशा की बलि अमावस्या की रात को ही दी जाएगी, शैतान को खुश करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारे पास बस 2 दिन है। इन 2 दिनों में तुम्हें उन्हें खोजना होगा और तांत्रिका और तमस की आत्मा को मुक्त करना होगा। तभी तुम अपने दोस्तों को बचा सकते हो। पर याद रखना, यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि तांत्रिका सभी शैतानी आत्माओं पर राज करती है। रंगोली, चाहे जो हो बाबा, हम अपने दोस्तों को छोड़ नहीं सकते। हम उन्हें सही सलामत वापस लाएंगे या फिर हम भी मर जाएंगे। बुजुर्ग, ठीक है तो तैयार हो जाओ, कल तुम्हें अपना सफर शुरू करना है। सोनाली, कल क्यों बाबा, आज क्यों नहीं? हवेली तो यही पास में है, और फिर आप हो तो सही हमारे साथ। बुजुर्ग, नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। तांत्रिका से लड़ना मेरे बस में नहीं है, पर मैं तुम्हें बताता हूं। यहां से 3 कोस की दूरी पर महादेव का पुरानी मंदिर है। वहां तुम्हें अघोरी मिलेंगे। वैसे तो वो किसी से नहीं मिलते, क्योंकि उन तक जाने के रास्ते में पड़ता है त्रिकाल जंगल। वहां पर महादेव के प्रचंड भक्त त्रिकाल का निवास है। उस जंगल को कोई पार नहीं कर पाया है। वहां पर अनेकों आत्माओं और नागों का निवास है। दिन में भी वो जंगल रात जैसा लगता है। उस जंगल को पार करने का एक ही तरीका है, वो है महादेव। बस महादेव के नाम को जपते जाना। अगर तुम लोगों ने त्रिकाल को यकीन दिला दिया कि तुम अघोरी के पास
नेक इरादे से जा रहे हो तो वो तुम्हारी सहायता करेगा। वहां पर अघोरी तुम्हें महादेव का त्रिशूल देंगे और त्रिशूल को भोर की पहली किरण के साथ उत्तर दिशा में रखकर उस पर दूध और बेलपत्ते से अभिषेक करके मेरे पास ले आना। फिर हम हवेली में जाएंगे। कल से ही तुम दोनों की जंग मौत से शुरू हो गई है। आज की रात यही आराम करो। इतना कहते ही बुजुर्ग उठकर बाहर चला जाता है। शेष अगले भाग में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।